बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, भूलगढ़। गांव के एक कोने में टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहते थे दो लोग, राइस्टार और उसके मामा जी अज्जू भाई। दोनों बहुत गरीब थे। दिन भर खेतों में मेहनत करते, दूसरों के घरों में काम करते। रात को एक पुराने चूल्हे के पास बैठकर सूखी रोटियां खाते। अज्जू भाई अक्सर कहते थे, बेटा राइस्टार, गरीबी बड़ी चीज है, लेकिन हिम्मत उससे भी बड़ी होती है। राइस्टार मुस्कुराता, हाँ मामा जी, एक दिन हम भी कुछ बनेंगे। वो काली रात, एक रात बहुत जोर का तूफान आया था। हवा गूंज रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। राइस्टार और अज्जू भाई अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। तभी अचानक घोड़ों की टापें सुनाई दी। गांव का सबसे ताकतवर और निर्दयी आदमी तूंग तूंग अपने गुंडों के साथ वहां आया। वो गांव का सरपंच था, पर असल में जालिम डाकू जैसा। अज्जू भाई उसकी ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाते थे और यही बात तूंग तूंग को पसंद नहीं थी। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और बोला, अज्जू भाई, बहुत बोलते हो तुम, अब हमेशा के लिए चुप हो जाओ। अज्जू भाई कुछ बोल पाते से पहले ही तूंग तूंग ने उनके सीने में चाकू घोंप दिया। राइस्टार ने आंखें खोली और देखा उसके मामा जमीन पर खून में लथपथ पड़े थे। मामा जी, वो चिल्लाया, लेकिन तब तक तूंग तूंग वहां से जा चुका था। पीछे सिर्फ खून और सन्नाटा रह गया था। राइस्टार की आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। उसने अपने मामा जी का पुराना लॉकेट उठाया जिसमें दोनों की तस्वीर थी और कसमें खाई, अब भूलगढ़ में किसी गरीब का खून नहीं बहेगा। तूंग तूंग, तेरा अंत अब मेरे हाथों होगा। राइस्टार ने दिन रात मेहनत की। वो खेतों में हंसिया चलाता, जंगलों में लकड़ी काटता और धीरे धीरे मजदूर से योद्धा बन गया। गांव के लोग कहते, अब वो पुराना राइस्टार नहीं रहा, अब वो आग बन चुका है। अंतिम लड़ाई एक रात तूंग तूंग की हवेली में अंधेरा छा गया। बारिश हो रही थी और दरवाजा टूटने की आवाज आई। तूंग तूंग ने मुड़कर देखा, राइस्टार खड़ा था, हाथ में वही चाकू जिससे उसके मामा जी की जान ली गई थी। राइस्टार बोला, अब हिसाब बराबर होगा। एक लंबी लड़ाई चली, आवाजें पूरे गांव में गूंज उठी, धड़ाम, चिल्लाहट और फिर शांति। सुबह जब सूरज निकला तो हवेली की छत पर राइस्टार खड़ा था। उसके नीचे तूंग तूंग का अंत हो चुका था। अंत राइस्टार ने मामा जी की तस्वीर के सामने सिर झुकाया। मामा जी, आज भूलगढ़ आजाद है। वो उसी झोपड़ी में रहने लगा जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी, पर अब लोग उसे भूलगढ़ का नायक कहते थे। झोपड़ी के चूल्हे से फिर धुआं उठा, पर इस बार वो दर्द का नहीं, जीत का धुआं था।